ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के क्लास को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था आखिरी, ठीक है। आज इसके आगे से बात करेंगे हम लोग। ये वाला सवाल है आज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सर हाँ सर 2 अच्छा, बाय लास्ट रूट क्लास 3। ये मैंने होमवर्क दिया था क्या आप लोगों को? हाँ ओके। बाकी लोगों ने भी सॉल्व किया कि बताना जरा। हाँ नहीं सर। नहीं सॉल्व किया है और कुछ लोगों ने किया भी है। आंसर कितना है? 2/3 3√3। सर 2 बाय रूट 3 आया। √3 तो नहीं आएगा बेटा, आंसर आना चाहिए 2/3√3, ये करेक्ट आंसर। एनीवेज मैं एक बार इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा डबल रैशनलाइजेशन का अच्छा सवाल है, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको डिस्कस फिर। आइडिया तो वही है कि पहले आप लोग x अप्रोचिंग टू a पर देखो कि न्यूमरेटर किसको अप्रोच कर रहा है और डिनोमिनेटर किसको अप्रोच कर रहा है। तो न्यूमरेटर में आप देखोगे कि अगर ये x a को अप्रोच करता है तो ओवरऑल ये 2a को अप्रोच करेगा, फिर ये रूट के अंदर वाला चीज ओवरऑल 3a को अप्रोच करेगा, और ये वाला रूट के अंदर वाला चीज भी ओवरऑल 3a को अप्रोच कर रहा है। तो 3a माइनस 3a आप देखोगे कि 0 को अप्रोच कर रहा है। फिर ये वाला भी जो है √4a हो जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करने पे 2√a हो रहा है, और ये वाला भी 2√a है। तो दोनों के सिमिलर होने की वजह से ये डिनोमिनेटर भी 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि x अप्रोचिंग टू a पे ये भी 0/0 का फॉर्म ले रहा है, ठीक है। ये कोई फिक्स एंड फाइनाइट नंबर तो हम लोग को नहीं दे रहा है। अब 0/0 जो है वो एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? सिंप्लीफिकेशन। पिछले क्लास मैंने समझाया था कि ऐसे केसेस में हम लोग करना चाहिए रैशनलाइजेशन, वो भी डबल, मतलब ऊपर का भी और नीचे का भी। तो इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि √a+2x माइनस √3x, और इसका जो पार्टनर होगा वो हो जाएगा √a+2x प्लस √3x, ठीक है। डिनोमिनेटर में एक तो है हमारे पास में √3a प्लस x माइनस 2√x, ठीक है। इसका पार्टनर हो जाएगा √3a+x प्लस ट्वाइस √x, ठीक है। और ऊपर जो हम लोगों ने दिया था ये एक्स्ट्रा टर्म था ओवरऑल, तो इसका पार्टनर जो है वो नीचे हो जाएगा √a प्लस ट्वाइस x प्लस √3x, उसको बैलेंस करने के लिए। और नीचे जो हमने एक्स्ट्रा दिया है वो हमने दिया है ये वाला पार्ट, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर मेरे को लगाना पड़ेगा √3a+x और प्लस 2√x। यहां तक सब लोग एक बार रिस्पॉन्ड करो तो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। चलो बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब आप देखना ध्यान से, समझने का ट्राई करना। इन दोनों को मिला के क्या आप लोग को लगता है कि a² माइनस b² का फॉर्मूला लगना चाहिए? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, और a² माइनस b² लगा के बेटा रिजल्टेंट आउटकम क्या होगा बताना जरा। a a प्लस plus 2x minus 3x 3x। माइनस 3x, वेरी गुड। और जो उसके साइड में पड़ा हुआ था वो अभी भी पड़ा हुआ ही रहेगा, है ना। हाँ √3a प्लस 3a x plus x प्लस plus 2 ट्वाइस root x x। डिनोमिनेटर में सोचो क्या हो जाएगा इन दोनों की वजह से। 3a plus x minus 2x। करेक्ट, 3a प्लस x माइनस 2x तो नहीं होगा शायद, 4x होना चाहिए शायद, ठीक है। a² माइनस b² करेंगे और साथ में रहेगा हमारे पास में √a प्लस ट्वाइस x प्लस √3x। सब लोग रिस्पॉन्ड करो तो यहां तक बात आया समझ? हाँ या? हाँ सर। ओके, तो अब देख सकते हो आप इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a। न्यूमरेटर में ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या बचेगा? a माइनस x,
और साथ में है मेरे पास में अंडर रूट ऑफ 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ठीक है। होल्डिंग डिवाइडेड बाय नीचे बचेगा 3a माइनस 3x, ठीक है। और इसके साथ है अंडर रूट a प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 3x पे रूट। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। इसके बाद आप देख सकते हो कि a माइनस तो एक्स और कॉमन हो ये जाएगा 3x ये कट जाएगा, यहाँ से एक 3 आएगा फैक्टर बाहर कट के, ठीक है। और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ थ्राइस a प्लस एक्स प्लस 2 रूट ओवर एक्स होल्डिंग डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a प्लस 2x प्लस अंडर रूट ऑफ 3x, ये आएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई जब एक बार अपन ने कर लिया तो इसके बाद में नॉर्मल जो अपना तरीका था वो क्या था कि सिंप्लीफाइड फॉर्म को एक बार चेक करो कि ये कौन सा वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। अगर ये भी वापस से इंडिटरमिनेट फॉर्म को अप्रोच कर रहा है तो फिर सिंप्लीफाई करने का सोचेंगे, और ये अगर किसी फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो उसी को हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोल देंगे। तो आई होप कि ये वाला चीज याद है आप लोग को। अब यहाँ पर जब आप चेक करोगे कि x अप्रोचिंग टू a पे ये किसको अप्रोच कर रहा है तो आपको दिखेगा कि फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है कुछ ना कुछ, और नीचे वाला भी फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है कुछ ना कुछ। अपन देख सकते हैं यहाँ पर जैसे न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3a प्लस a जैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a होल्डिंग डिवाइडेड बाय नीचे आप देख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट a प्लस यहाँ पर 2a और प्लस यहाँ पर अंडर रूट 3a, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कहीं कोई जीरो हीरो नहीं बन रहा, तो हर एक चीज बहुत ही साफ सुथरा है। और सिंस हमने टर्म्स का वैल्यू बिठा दिया है एक टाइप से, मतलब वैल्यूज को यूज कर लिया है अप्रोचिंग वैल्यूज को, इसलिए अब हम लिमिट वाला बात नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्टली इक्वल टू देके ये चीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सब कुछ। दिस इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आप लोगों के पास में है अंडर रूट 4a। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज एकदम डिटेल में लिख के दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर है 2 रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय नीचे है 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट थ्राइस ए प्लस अंडर रूट थ्राइस ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, ये जो अंडर रूट 4a है ये वाला हो जाएगा 2 अंडर रूट ए, 4 बाहर आ जाएगा वहां से, और फिर इसका 2 अंडर रूट ए प्लस 2 अंडर रूट ए मिला के हो जाएगा 4 अंडर रूट ए। यहाँ पर आ जाएगा 4 अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 3a, ऐसा कुछ आ जाएगा। यहाँ से एक कैंसलेशन कर सकते हो 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। और मैं एक चीज थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूँ 2 अंडर रूट ए ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। इसको अपन लिख सकते हैं 3 रूट 3 इंटू रूट ए, ठीक है। और रूट ए जो है वो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली बचा हमारे पास में क्या, तो आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय 3 अंडर रूट 3। एक बार सब लोग रिस्पॉन्ड करो, क्या ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। ओके हाँ हाँ सर। सर बोलो एक्चुअली खुशी। हम ना वो 3 मल्टीप्लाइड है ना इस तरफ, हाँ वो वो लिखना मैं भूल छूट गया गया। था इसलिए मेरा अच्छा नहीं कोई बात नहीं आगे। बेटा, आपने अटेम्प्ट करा यही बहुत बड़ा बात है, ठीक है। और सिली मिस्टेक का इतना कोई इशू नहीं है, वो अपन रिवीजन करेंगे एग्जाम के पहले तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला है, ठीक। इसके लिए आज थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा आप लोग को हर सवाल के लिए, बहुत कुछ कराना है, ठीक है। तो इसके लिए 30 सेकेंड्स आप लोग के पास में, सोचो एक बार और फिर अपन बात करते हैं। देखो इस टाइप की सिचुएशन में आप बहुत सारे तरीकों से सोच सकते हो इन चीजों को, ठीक है। एक तो अपन मेथड 1 डिस्कस करते हैं, विनायक वाला आइडिया कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू -1 है, और यहाँ पर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 10। अच्छा एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, ठीक है, ये तो जस्ट मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी फील कराने के लिए मैंने सारे टर्म्स को लिखा है एक बार। अब इसमें क्या होगा देखो कि जब ये x -1 को अप्रोच करेगा, ये 1 तो 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई x ही नहीं है, ठीक है। और ये जो x का पावर 1 है
जो ऑड पावर है, तो x जब -1 को अप्रोच कर रहा होगा तो ये चीज भी -1 को अप्रोच कर रहा होगा। लेकिन जो इवन पावर वाला टर्म है वो किसको अप्रोच कर रहा होगा? भाई -1 का यदि स्क्वायर करोगे प्लस तो वो 1 1 को +1 को अप्रोच करेगा। फिर ये ऑड पावर वाला -1 को, ये इवन पावर वाला +1 को, -1 +1 -1 +1 -1 +1। तो यहाँ से लेके लास्ट तक 5 पॉइंट पे हम लोग को -1 मिलेगा और 5 पॉइंट पे हम लोग को +1 मिलेगा, जो एक दूसरे को काइंड ऑफ बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट जो है बेसिकली फिर किस तरफ चला जाएगा? 0 की तरफ चला जाएगा। लेकिन क्या इसको 0 मतलब इसका 0 जाना क्या ओवरऑल एक्सप्रेशन को इंडिटरमिनेट फॉर्म का रूप दे रहा है, या अभी भी सब कुछ फिक्स एंड फाइनाइट टाइप ही नहीं, फील हो रहा है हम लोग को? फिक्स एंड फिक्स्ड एंड फाइनाइट। फाइनाइट। फिक्स एंड फाइनाइट, क्योंकि वो अगर पूरा का पूरा पार्ट 0 हो भी गया तो भी आगे पे ये +1 है, तो 1 + 0 का वैल्यू अल्टीमेटली तो 1 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्टेप में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो, दिस इज वन वे। और दूसरा एक तरीका अपन और ऐसा डिस्कस कर सकते हैं, मतलब ये चीज भी आप लोग के दिमाग में थोड़ा क्लियर रहना चाहिए कि जब ये वाला टाइप का कोई सीरीज वीरीज आपको दिखाई दे, तो क्या किसी को ये जीपी फील हो रहा है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है? हाँ सर। तो आपको जीपी का फीलिंग दे रहा होगा शायद। ठीक है, हाँ सर। तो क्या जीपी के अंदर बेटा सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ। हाँ सर। तो फर्स्ट टर्म इसका कितना हो गया? 1। ठीक है, हाँ। a इंटू नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखोगे तो x के पावर 1 से लेके x के पावर 10 तक, इसमें तो 10 टर्म हो गए, प्लस एक टर्म और है, तो टोटल कितना टर्म हो गया? 11 टर्म हो गया। ठीक है, और कॉमन रेशियो जो है वो खुद x ही है शायद मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? x के पावर में 11 यानी कि r पावर n -1 होल्डिंग डिवाइडेड बाय क्या? r -1। देखो तो ये चीज फील आया सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब x अप्रोचिंग टू -1 पे बेटा थोड़ा इमेजिन करो कि सिनेरियो होगा क्या जब x -1 को अप्रोच करेगा, तो ये वाला x भी -1 को अप्रोच करेगा, तो -1 पूरा डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा? -2 को अप्रोच करेगा। ठीक है, और ये वाला भी -1 के पावर में 11, ये भी -1 को ही अप्रोच करेगा, और ओवरऑल फिर -1 पूरा न्यूमरेटर किसको अप्रोच करेगा? ये भी -2 को अप्रोच करेगा। तो क्या हमको x अप्रोचिंग टू -1 पे ये एक्सप्रेशन इनडिटरमिनेट फॉर्म लेता हुआ दिखाई दे रहा है या फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू लेता हुआ दिखाई दे रहा है? बताओ क्या दे रहा है? फिक्स एंड फिक्स एंड फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, अब फिक्स हाँ एंड सर। फाइनाइट वैल्यू, तो इसीलिए हम लोग फिर वैल्यू की तरफ फोकस करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, अब ऊपर भी -2 नीचे भी -2, तो कट पिटा के कितना आ जाएगा? अल्टीमेटली 1। रिस्पॉन्ड करो, ये अप्रोच आया समझ? नहीं आया समझ? सर। ओके, तो जब हाँ कभी सर। भी इस टाइप से ये टर्म्स दिखे ना, तो थोड़ा मतलब क्या है कि आपके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक खुद से होना चाहिए कि यार जीपी दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जीपी का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों अप्रोच क्लियर है आप लोग को, और दोनों से ही देखो आंसर सेम ही आता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको पढ़ो आप लोग और सोचो कि क्या कर सकते हैं। और इस वाले सवाल से ना मैं अभी जो 2-3 सवाल नेक्स्ट कराऊंगा आप लोग को, ये दोनों तीनों सवाल बहुत ज्यादा मतलब कि कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका तरीका बिल्कुल दिमाग में सेट करके रखना। इनमें जो तरीका मैं बताऊंगा, ये तीनों चारों सवाल थोड़ा नया है, अलग टाइप का है, और आपकी किताब में वैसे इतना डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं है, बट स्टिल जब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो करो इनको, सोचो थोड़ा सा कि क्या हो सकता है। ओके, तो इसके अंदर में बेटा सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि वापस से हो क्या रहा है। x अप्रोचिंग टू π/4 पे न्यूमरेटर का क्या हालत होगा और डिनोमिनेटर का क्या हालत होगा। तो x अप्रोचिंग टू π/4 का मतलब हो गया कि x कहीं ना कहीं 45 डिग्री के आसपास है, और कॉट का वैल्यू 45 डिग्री पे कितना होता है? 1 होता है, तो उसका क्यूब भी क्या है कि 1 के आसपास ही रहेगा, और ओवरऑल जो न्यूमरेटर है वो -1 + 1 मिला के किसके आसपास रहेगा? आंसर इज 0 के आसपास रहेगा। तो न्यूमरेटर तो जा रहा है 0 के पास। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि x अप्रोचिंग टू π/4 पे ये वाला भी 1 के पास, ये वाला भी 1 के पास, और दोनों को मिला के 2 के पास, और एक शुरुआत में -2 दिया जिसके चक्कर में ये ओवरऑल किसके पास? 0 के पास। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 0/0 का फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोग को, और दोनों अप्रोचिंग है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किसको रिजेंबल कर रहा है? फिर ये रिजेंबल कर रहा है इंडिटरमिनेट फॉर्म को। अब इसको हम लोग को करना होगा सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करते समय देखो, एक तो क्या है कि मैं दोनों मेथड दिखा देता हूँ ताकि माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहे।
ठीक है। मेथड 1 अपन नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं कि x अप्रोचेस टू π/4, इसको थोड़ा मैं सीधा करके लिख लेता हूँ, cot क्यूब x -1 होल थिंग डिवाइडेड बाय cot क्यूब x प्लस cot x -2, ठीक है। अब वही फैक्टराइज करो इसको आराम से, तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू π/4, ऊपर वाला तो मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि cot x -1 ये -b इनटू क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x यानी कि a स्क्वायर, फिर प्लस ab यानी कि cot x इनटू 1 और प्लस b स्क्वायर यानी कि सिंपली 1। नीचे अपन क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा समझने का ट्राई करना ध्यान से, ठीक है। ये जो -2 है इसको आप स्प्लिट करके सोच सकते हो, ठीक है। नीचे वाला का मैं थोड़ा साइड में दिखा देता हूँ, इसका कैसे होगा, ठीक है। इसका मैं साइड में दिखा रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पर ये अपने जो लिखा हुआ है cot क्यूब x, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि -1 प्लस cot x -1, तो ये हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब और ये हो गया a माइनस बी। तो ये जो a क्यूब माइनस बी क्यूब है वो तो न्यूमरेटर जैसा हो जाएगा। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये समझ में आ रहा है कि इस पार्ट का ऐसा हो जाएगा हाँ और सर। इस पार्ट का अभी भी वही रहेगा cot x -1। तो ओवरऑल आप इस पूरे में से, एक सेकंड रुकना, इनके बीच में एक प्लस साइन भी है, हाँ, तो इनके बीच में प्लस साइन है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, cot x -1 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा cot स्क्वायर x प्लस cot x प्लस 1, ये तो फर्स्ट पार्ट से, और दूसरे पार्ट से भी एक और प्लस 1। तो ओवरऑल वी कैन से कि यहाँ पर रहेगा cot x -1 टाइम्स ऑफ cot स्क्वायर x प्लस cot x प्लस 2। क्या कहते हो, ये समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स क्लियर है ये वाला पार्ट? ओके, ये लगा देता हूँ मैं डिनोमिनेटर में। सिंप्लीफिकेशन मैंने शो कर दिया आप लोगों को एक बार, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे ये cot x -1 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद में जो बचा हुआ पार्ट है x अप्रोचिंग टू π/4 पे, ये जाएगा 1 के पास, ये जाएगा 1 के पास, ये भी जाएगा 1 के पास, और तीनों मिला के जाएगा 3 के पास, ठीक है। आई होप कि आइडिया इज क्लियर। फिर यहाँ वाला जाएगा 1 के पास, यहाँ वाला फिर से जाएगा 1 के पास, ये जा रहा है 2 के पास, तीनों को जोड़ देंगे तो तीनों मिला के चला जाएगा किसके पास, क्लियर है कि 4 के पास। ओके, तो 4 के पास जब जा ही रहा है तो फिर फिक्स एंड फाइनाइट नंबर ही हो गया, तो ऊपर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2 विच इज बेसिकली इक्वल टू 3/4। तो एक तरीका तो ये है कि अपन ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके में भी कोई खराबी नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरीका मैं और डिस्कस करूंगा आप लोग के साथ में अभी, ठीक है। और वो तरीका यहाँ तो क्या है कि उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा आप लोगों को, कि हाँ सर ऐसा क्या बात है, ये तरीका भी तो ठीक ही है, इतना ही लंबा हो रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन बाकी कुछ कुछ सिचुएशन में वो तरीका आप लोग को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब समझना ध्यान से कि वो तरीका क्या है और उसको कहाँ हम लोग को यूज करना चाहिए। यहाँ पर क्या आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि लिमिट के नीचे जो वेरिएबल लिखा हुआ है वो एक्स है। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। लिमिटिंग वेरिएबल हमारा एक्स है, कंफर्म करिए एक बार, ये बात समझ में आता है नहीं समझ में आता है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और बेटा जो फंक्शन का आप लिमिट निकालना चाहते हो, क्या वो डायरेक्टली एक्स पे डिपेंड कर रहा है कि उसमें कोई और दूसरा ही फंक्शन एक इन्वॉल्व है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है? दूसरा फंक्शन है। तो दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है जो दूसरा एक्स पे फंक्शन डिपेंड इन्वॉल्व है। कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये फंक्शन डायरेक्टली एक्स पे तो नहीं है, इसमें मतलब क्या है कि कॉट उलझा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा जब कभी भी हो कि लिमिट के पास जो वेरिएबल है वो अलग हो, ठीक है, और फंक्शन के अंदर में आप देखो कि डायरेक्टली ये आदमी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई और भी फंक्शन लगा हुआ है, तो वैसे सिचुएशन में हम जनरली एक मेथड यूज करते हैं जिस मेथड का नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये क्या मेथड है वो मैं करके दिखाता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा ज्यादा। अब जैसे यहाँ पर मैं फंक्शन में क्या देख रहा हूँ, फंक्शन में कौन है जो हर जगह यूज किया, आंसर इज cot x, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा बोलूंगा कि लेट cot x
इज इक्वल टू कोई नया वेरिएबल मान लूंगा से t, ठीक है। अब जब x पाई बाई 4 को अप्रोच कर रहा है तो उस टाइम पर cot x किसको अप्रोच कर रहा है? 1 वन को। 1 को। cot x अप्रोच कर रहा है 1 को, और cot x को मैंने क्या माना? t हाँ। माना। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि t किसको अप्रोच करेगा? 1 को, 1 को। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पूरे सवाल में हम लगा देंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब इस सवाल को हम दोबारा लिखेंगे और इसको रिराइट करके हम ऐसे लिख सकते हैं कि दैट सेम क्वेश्चन कैन बी थॉट एज कि अब मेरा लिमिटिंग वेरिएबल चेंज हो गया, वो बन गया t, और जब x पाई बाई 4 को अप्रोच करेगा उस टाइम पे t किसको अप्रोच करेगा? तो आंसर इसकी 1 को अप्रोच करेगा। और पूरे क्वेश्चन को आप इस तरीके से लिख सकते हो t क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाई t क्यूब प्लस t माइनस 2, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री हटा के आप देखो कि पूरा प्योर फिर एल्जेब्राइक फंक्शन बन गया, मतलब पॉलिनोमियल आ गया। और इसके बाद फिर से वही आइडिया है जो आइडिया वहां लगाया हुआ है कि आपको फैक्टराइज करना है। t अप्रोचेस टू 1, ऊपर आपको मिल जाएगा t माइनस 1, साथ में आपको यहाँ पर मिल जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ठीक है। नीचे उसी सेम तरीके से आप इस -2 को ना स्प्रेड कर देना, एक बार एक लिखना आप t क्यूब माइनस 1 और एक आप लिखना t माइनस 1, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके जब आप लिखोगे तो आपको अल्टीमेटली ऐसा दिखेगा फैक्टराइजेशन कि यहाँ पर t माइनस 1, यहाँ पर रह जाएगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 2, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि t माइनस 1 कैंसल आउट हो रहा है यहाँ से, और लास्टली अपने पास में जो बच रहा है दैट इज लिमिट ऑफ t माइनस t अप्रोचेस टू 1, ऊपर आ गया अपने पास में t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2, ठीक है। अब t अप्रोचिंग टू 1 पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो 3 को अप्रोच करेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और नीचे जो है वो 1 प्लस 1 प्लस 2, तो ये 4 को अप्रोच करेगा। कुल मिला के बात ये हुआ द आंसर विल बिकम 3/4, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इस क्वेश्चन में तो देखो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। डायरेक्टली अगर आप सोचते हो तो भी उतना ही स्टेप्स लगेगा, इनडायरेक्टली सोचते हो तो भी उतना ही स्टेप्स लगेगा, लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि ये एक आइडिया है, इसको हम लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको जनरली यूज कब किया जाता है? जब लिमिटिंग वेरिएबल आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में इन्वॉल्व ना दिखाई दे, आपको ऐसा लगे कि एक्स के ऊपर में और भी कोई फंक्शन एक्ट कर रहा है मेन क्वेश्चन के अंदर, मेन मतलब मेरे एक्सप्रेशन के अंदर जिसका हम लिमिट निकालने का ट्राई कर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशंस में अगर मान लो कि जैसे यहाँ पर तो सोचना भी वैसे इजी था, लेकिन अगर कहीं पे सोचना मेरे को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा तो हम लोग उस केस में ऐसे सब्स्टिट्यूशन से इस चीज को पहले थोड़ा सिंपल बना सकते हैं, और सिंपल बनाने के बाद फिर जैसा क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर रखा है ये वैसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से तो कैरी करना बहुत ईजी, ठीक है। ये क्लियर है सबको? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सर ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब ये रहा आप लोग का अगला सवाल, करिए इसको, कोशिश करिए। एग्जैक्टली 1 मिनट टाइम है आप लोग के पास। देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भाई ये क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है भी कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर तो कोई मेहनत करने का दरकार ही नहीं है, ठीक है। तो यू कैन सी कि जो न्यूमरेटर है आपका वो x अप्रोचिंग टू 2 पे पहला टर्म तो क्या है कि शायद 4 के आसपास जा रहा होगा, दूसरा टर्म 2 के आसपास जा रहा होगा, तो तीसरा टर्म तो -x से क्लियरली। नीचे आप देख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 टू द पावर -2, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1/4 जैसा कुछ होगा, और माइनस ये वाला कितना हो जाएगा 2 टू द पावर -1, तो ये 2 टू द पावर -1 जैसा हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो है इसका आप देख सकते हो कि अंडर रूट ऑफ 1/4 है, तो ये मिल मिला के यार ये ना हाफ ही है, ठीक है। और ये वाला भी हाफ ही है, तो हाफ माइनस हाफ तो फिर क्या है कि नीचे भी ये ओवरऑल 0 के तरफ ही जा रहा है, और ऊपर भी देख ही सकते हैं, ऊपर तो काफी क्लियर है कि 0 के तरफ जा रहा है। तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जो है x अप्रोचिंग टू 2 पे 0/0 का फॉर्म ले रहा है। आई होप कि ये वाला बात क्लियर है। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। तो अब अपने को करना है बेटा सिंप्लीफाई, ठीक है। अब सिंप्लीफाई में मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो कि यहाँ पर सिनेरियो क्या है। सिनेरियो तो यही है ना कि यार यहाँ पर लिमिट के नीचे जो वेरिएबल लिखा हुआ है दैट इज x, ओके। लेकिन क्वेश्चन के अंदर में या मेरे फंक्शन के अंदर में डायरेक्टली डिपेंडेंसी x पे नहीं है, मतलब x जो है वो खुद क्या है कि 2 के पावर में, ठीक है ना। और हर जगह 2 पावर x इस टाइप का मेरे को दिखाई दे रहा है।
तो आप कोशिश करके इससे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा कि इससे सॉल्व नहीं हो सकता है, आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे यहाँ पर अपन ने डायरेक्टली भी किया था इसको और सब्स्टिट्यूशन से भी किया था, तो डायरेक्टली इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कोई मतलब परेशानी नहीं है उसके अंदर में। लेकिन वही है कि वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेथर्जिक हो जाएगा। ऑन कॉन्ट्ररी अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूशन के द्वारा सोचें, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जाएं आप, तो आपको दिखेगा कि अच्छा यार बड़े इत्मीनान से बड़े आराम से आंसर आ जाता है, ठीक है। तो लेट अस लुक एट दिस सॉल्यूशन, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए हम पहले तो ये देखें कि डिपेंड क्या चीज पे कर रहा है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि 2 टू द पावर x पे डिपेंड कर रहा है मोटा मोटा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सोल्यूशन को ऐसे बिगिन करूंगा कि लेट 2 टू द पावर x इज इक्वल टू t। अब मैं आप लोगों को चांस देता हूं कि बताओ मेरे को x अप्रोचिंग टू 2 पे t अप्रोचिंग टू अपन क्या बोल सकते हैं। जब x 2 को अप्रोच करेगा तो क्या आपको लगता है कि 2 टू द पावर x जो है वो 4 को अप्रोच करेगा? हाँ। और 2 टू द पावर x कौन है? वही तो t है। टी। तो t किसको अप्रोच करेगा? 4 को अप्रोच करेगा। क्या ये आइडिया क्लियर हुआ? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। स्टूडेंट्स बताइए ये क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ओके। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन का मैं एक फॉर्म आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद में मैं सोल्यूशन को कंटिन्यू करूंगा। ये जस्ट आप लोग को समझ में आ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये तो ठीक है 2 टू द पावर x प्लस ये जो 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स है उसको कैन वी राइट 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x और माइनस यहाँ पर 6 हाँ सर। डिवाइडेड बाय, इसको अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 बाय 2 टू द पावर x। आई होप कि आइडिया इज क्लियर। और माइनस 2 टू डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर x। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या पूरे एक्सप्रेशन को? बताना जरा हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके बेटा, अब मेरा सवाल आफ्टर सब्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा सोचो थोड़ा सा। मैंने नया वेरिएबल क्या लिया है? टी लिया है शायद, तो टी अप्रोचिंग टू तो रहेगा 4। और मेरा सवाल इसके थ्रू सोचो आप लोग, तो क्या दिखेगा आप लोग को? टी टी प्लस 8 बाई टी माइनस 6 होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 बाई मेरे हिसाब से रूट टी, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी। रिस्पॉन्ड करो, यहां तक आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो अब बात करते हैं बेटा। अब यहाँ से एलसीएम एलसीएम लो तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ, ध्यान देना, टी अप्रोचेस टू 4। ऊपर एलसीएम लोगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ तो टी रहेगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 8 माइनस 60 ऐसा हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा बताओ? नीचे क्या आना चाहिए? सर रूट टी माइनस 2 बाई टी। रूट टी माइनस 2 बाई टी, ठीक है। एलसीएम जो इनका है वो तो टी ही आएगा। आई बिलीव कि ये आइडिया क्लियर है सबको। और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा रूट टी माइनस 2, ठीक है। इसमें अगर परेशानी हो बेटा तो ऐसे सोचना है इसको कि इस चीज को अगर सेपरेट करके लिखोगे तो एक पार्ट में ये होगा रूट टी बाई टी, ठीक है। तो कैंसिल करके आपको 1 बाई रूट टी मिलेगा और दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा 2 बाई टी और बीच में रहेगा माइनस। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 2 बाई टी ये भी मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेने से अल्टीमेटली आई होप कि समझ में आया आप लोग को कि ये वाला चीज मिलेगा हम लोग को। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स यहाँ तक आया हाँ समझ? सर। हाँ सर। ओके, तो अब टी टी कट गया, ये वाला बात भी शायद समझ में आ गया आप लोग को। अब बस एक दो स्टेप का काम और है। तो लिमिट ऑफ यहाँ पर टी अप्रोचेस टू 4, ऊपर हम लोग को देखो ये जो है टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 8, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटू करने पे 8 और ऐड करने पे 6, तो 4 और 2, तो ये क्या कि टूट के आएगा टी माइनस 4 इंटू टी माइनस 2, ये आएगा। और टी माइनस 4 को फर्दर यदि आप चाहो तो ऐसा सोच सकते हो, ध्यान देना यहाँ पर, कि इसको रूट टी का होल स्क्वायर और माइनस इसको 2 का स्क्वायर सोचो, ठीक है। और ये वाला है हमारे पास में टी माइनस 2, ठीक। तो इसको यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सोचोगे तो ये टूट के क्या होगा? अंडर रूट टी माइनस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट टी प्लस 2, और यहाँ पर रह जाएगा टी माइनस 2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्टली अभी लिख रहा हूँ, ठीक है। अंडर रूट टी माइनस 2
इंटू अंडर रूट टी प्लस 2 इंटू सिंपली टी माइनस 2, ठीक है, होल्डिंग डिवाइडेड बाय अंडर रूट टी माइनस 2। एक बार सब लोग कंफर्म करो, यहां तक सारा बात आया समझ? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो अंडर रूट टी माइनस 2 अंडर रूट टी माइनस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों में सेम ही है, ठीक है। अब बचा वो जो चीज है उसको एक बार लिख लेते हैं, फिर अप्रोचिंग टू 4 पे उसको देख लेंगे। तो टी अप्रोचिंग टू 4 यहाँ पर है मेरे पास अंडर रूट टी प्लस 2 और यहाँ पर है टी माइनस 2। अब जब टी 4 को अप्रोच करेगा तो आपको सोचना चाहिए कि ये किसको अप्रोच करेगा। तो आइडिया इज वेरी क्लियर कि अंडर रूट ऑफ 4 को अप्रोच करेगा प्लस 2 और वहां पर 4 माइनस 2 को अप्रोच करेगा, और दोनों ही फिक्स एंड फाइनाइट नंबर है तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो यहाँ से हाथ लगेगा नहीं। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 2 प्लस 2 और वहां से मिल जाएगा 4 माइनस 2 का वैल्यू 2। तो 2 प्लस 2 का वैल्यू हो गया 4 और 4 टाइम्स ऑफ 2 यहाँ पर हो गया 8। तो फाइनल आंसर इज 8। सब लोग बताओ क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ फिर, ठीक है। ये वाला भी थोड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, देखो इसको। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं डिस्कस इसको। देखिए एकदम ध्यान से सोचिएगा, सब कुछ सोचने पे निर्भर करता है, ठीक है। जितना अच्छे से आप सोचेंगे उतना बढ़िया से आंसर समझ में आएगा, और कुछ नहीं समझ में आए तो हिचकिचाइएगा नहीं, पूछिएगा कि सर ये वापस बता दीजिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि ये वाला चीज मोटा मोटा cos π/2 का अप्रोच करेगा? क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और ये वाला चीज का पता नहीं यार, ये क्या है कि cos ऑफ प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मतलब प्लस इन्फिनिटी को भी कर सकता है। अगर सपोज करो कि 1 को हम लोग राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब 1 के बड़े वैल्यू से अप्रोच करते हैं, तो उस टाइम पे 1 से जस्ट बड़ा कुछ 1.001 टाइप रहेगा, और 1.001 माइनस 1, तो ये क्या है कि काफी छोटा वैल्यू होगा यहाँ पर, लेकिन पॉजिटिव होगा। तो उस टाइम पे मतलब क्या है कि इसका रेसिप्रोकल काफी बड़ा वैल्यू हो जाएगा। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो कि इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच हो सकता है। और अगर 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हो, यानी कि 0.0000000 कुछ 9 के टाइप का वैसा कुछ अप्रोच करते हो, ठीक है, या 0. वैसा नहीं, 0.99999 वैसा सोच लो, वैसा अप्रोच करते हो, तो उस टाइम पे ये जो डिफरेंस है ये होगा तो बहुत स्मॉल वैल्यू नो डाउट, लेकिन नेगेटिव होगा वो, ठीक है। और पाई बाई वेरी स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, ओवरऑल ये चीज जो है ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो क्या ये चीज आप लोग को समझ में आ रहा है कि ओवरऑल ये जो अंदर वाला पार्ट है ये या तो प्लस इन्फिनिटी के पास जाएगा, ठीक है, जब x1 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, RHL से अप्रोच करेगा, और या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा जब x1 को LHL से अप्रोच करेगा, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा। क्या यहाँ तक का कहानी समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और एक चीज, ठीक है, ये चीज मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा है, कितना याद है कितना नहीं याद है वो तो आप लोग बताओ मेरे को। कॉस का ग्राफ बेटा याद है क्या आप लोग को? ऐसा कुछ होता था क्या? कुछ याद आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, अभी इसमें एक चीज फील करने का है कि x का वैल्यू तो अपन कितना भी छोटा कितना भी बड़ा डाल सकते हैं, मतलब सारा ही x लिया हुआ ना, कोई भी वैल्यू डाल सकते हो आप, पॉजिटिव भी डाल सकते हो, नेगेटिव भी डाल सकते हो, है ना। लेकिन हर बार क्या आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, जो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू हो पाएगा वो 1 ही हो पाएगा, चाहे मैं कोई भी x डालूं, बड़ा छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो मिनिमम वैल्यू हो पाएगा वो -1 ही हो पाएगा, चाहे मैं कोई भी एंगल डालूं, बड़ा छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है? बताओ हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो अब अपना आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो ये पहला चीज है ये मोटा मोटा किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। और इसका ना कुछ पता नहीं है कि ये क्या नंबर देगा, ठीक है, लेकिन पक्का इसका आर्ग्यूमेंट अपन ये देख सकते हैं कि भाई दिस विल बी एनी नंबर, व्हाट इट विल बी दैट वी डोंट नो, बट इट विल बी एनी नंबर लाइंग बिटवीन -1 and 1। क्या कहते हो? मतलब कुछ भी जो इसका एंगल आया होगा, ठीक है, बहुत बड़ा एंगल आया होगा मैं मान लेता हूँ,
लेकिन कॉस का क्या है कि अनडिफाइंड तो कॉस कभी होता नहीं, इन्फिनिटी पे भी वो अनडिफाइंड नहीं होता, इन्फिनिटी पे भी बहुत बड़ा एंगल भी अगर मैं डालूंगा तो आउटकम जो है कॉस का, ठीक है ना, वो तो कहीं ना कहीं -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। ये अगर बहुत छोटा एंगल डालूंगा, माइनस इन्फिनिटी पे डाल देता हूँ, तो भी जो कॉस का ओवरऑल आउटकम है वो चीज तो -1 से 1 के बीच का नंबर रहेगा। क्या कहते हो, बोलो, ये वाला लाइन आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब एनी नंबर बिटवीन -1 से 1 के बीच को, मतलब इसके बीच के कोई भी नंबर को, -1 से 1 के बीच के कोई भी नंबर को यदि 0 से प्रोडक्ट किया जाए तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल किसको अप्रोच करेगा, वो सोच के बताओ थोड़ा। 0। 0, और ये जो 0 है ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है कि फिक्स एंड फाइनाइट नंबर दिख रहा है आपको? नंबर। नंबर दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम लोग आंसर बोलते हैं कि हेंस इट्स आंसर इज 0। ठीक है, देखो थॉट क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ, रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके, तो ठीक है, चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये वाला, ये भी बहुत प्यारा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसका थॉट मतलब क्या है कि दिमाग में रखना आप लोग, इस टाइप का सवाल एनसीईआरटी में नहीं है एक भी, ठीक है, लेकिन दिस कैन ऑलवेज कम, बहुत ही कॉमन और जनरल प्रोफाइल एलिमेंट्स का, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सोचिए आप लोग 30 सेकंड 40 सेकंड, फिर बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो करते हैं इसको डिस्कस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत पुराना थॉट भी अभी काम में आएगा, और एक सर्टेन पॉइंट में पहुंचने के बाद में मैं लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा प्रोफाइल है और इसको कैसे टैकल करना है वो चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पुराने थॉट के सर हिसाब इसका से आंसर इन्फिनिटी है क्या? नहीं 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 नहीं, इन्फिनिटी कभी किसी लिमिट का आंसर नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि लिमिट का आंसर मैंने पहले थ्योरी वाले क्लास में बताया था आपको कि हमेशा कोई ना कोई फिक्स एंड फाइनाइट नंबर होना चाहिए, कभी भी मतलब इन्फिनिटी तो नहीं हो सकता उसका आंसर। ठीक है, हाँ सर। चलो अब बताते हैं इसको, ध्यान से सुनना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के टाइम पे मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था कि ऐसा कभी भी अगर एक ही टर्म के अंदर में, ये एक एक्सप्रेशन के अंदर में ऐसा दो दो जगह पे फैक्टोरियल अगर आप नोटिस करो, ठीक है ना, ऊपर भी फैक्टोरियल नीचे भी फैक्टोरियल, तो आपको करना क्या चाहिए कि छोटा वाला को छोड़ देना चाहिए और बड़ा वाला को तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कहाँ तक तोड़ना चाहिए? जब तक ये छोटे वाले के पास नहीं पहुंच जाता, छोटे वाले से रिजेंबल नहीं कर लेता। तो पहले तो वो थॉट लगाना है। ठीक है, यू कैन सी लिमिट ऑफ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये वाला हो जाएगा, मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ। 3 अगर अंदर घुसाओगे तो 3n+3 का फैक्टोरियल हो जाएगा ये, और नीचे लिखा हुआ है n+1 का होल क्यूब और टाइम्स ऑफ 3n का फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और एक बात और नोटिस कर सकते हो, वो मैंने नहीं बोला, एक बार बोल देता हूँ कि n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली ये चीज इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और ये चीज भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो मोटा मोटा ये पूरा जो फॉर्म है वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, जो कि एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो ऑब्वियसली हमको प्रयास करना चाहिए इसको सिंप्लीफाई करने का। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक का आइडिया क्लियर है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हो कि 3n+3 ऑब्वियसली 3n से तो बड़ा है, ठीक है ना, तो इसी को तोड़ना चाहिए हम लोग को। तो तोड़ के देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ध्यान से सोचना बिल्कुल, लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर वाला हो जाएगा 3n+3, नेक्स्ट टर्म इससे एक कम, आप लोग अगर फैक्टोरियल नोटेशन याद हो तो 3n+2, फिर नेक्स्ट वाला इससे एक और कम 3n+1, इसके नेक्स्ट वाला इससे एक और कम, तो वो हो जाएगा 3n का खुद का फैक्टोरियल। और मैं यहाँ पर ना रुक जाऊंगा, क्यों? क्योंकि अब ये नीचे वाले से रिजेंबल कर रहा है। यहाँ तक का आइडिया सबको समझ में आया? एक बार बताओ जरा, हाँ या ना? हाँ सर। और ये पुराना आइडिया है, पहले डिस्कस हो चुका है। ठीक है, 3n फैक्टोरियल। अब अपन इसको कैंसिल कर लेते हैं कि ये तो भाई कट रहा है। ठीक है, अब आगे सुनना। अब क्या है कि लिमिट ऑफ n अप्रोचेस टू क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी। ठीक है, और ये है मेरे पास में 3n+3 टाइम्स ऑफ 3n+2 टाइम्स ऑफ 3n+1। ठीक है, होल्डिंग डिवाइडेड बाय n+1 के होल क्यूब को ऐसे भी छोड़ सकते हो, और यदि चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बात एक ही है, n+1 इंटू n+1 इंटू n+1, एक ही बात है। वैसे भी लिखो ऐसे भी लिखो, दोनों से अपन कर सकते हैं। अब क्या है, अब लिमिट वाला आइडिया मैं बता रहा हूँ
कि लिमिट में अगर ऐसा आएगा तो क्या करेंगे और कैसे याद रखेंगे कि यही करना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, आपके जब भी ऐसा हो कि लिमिट आपका लिमिटिंग वेरिएबल अप्रोचेस टू इन्फिनिटी का सिचुएशन हो और यहाँ पर आप देखो कि पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो और उसका जो फॉर्म है इनडिटरमिनेट फॉर्म वो आपको दिखाई पड़े इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने बात को कि लिमिट के अंदर में जो भी वेरिएबल हो दैट मस्ट बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कि जो आपका फंक्शन है जिसको आपका मतलब जिसका लिमिटिंग वैल्यू आपको निकालना है दैट शुड बी पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल। ठीक है, और ओवरऑल अगर आपका जो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है इस फंक्शन के मदद से वो अगर होता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, तो जो थॉट मैं अभी बताने वाला हूं वो वाला थॉट आपको लगाना है। ठीक है, वो थॉट क्या है? थॉट ये है कि या तो मान लो कि ये पूरा का पूरा टूटा हुआ एक पॉलिनोमियल जैसा रहेगा, उस टाइम पे भी वही करना है, और हो सकता है कि ये ऐसे फैक्टराइज्ड रहेगा जैसा अभी आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म में दिखाई दे रहा है। फैक्टराइज्ड भी हो सकता है, टूटा हुआ भी हो सकता है। In both cases, what you have to do is you need to take out the highest power of the variable present in every factor or the whole expression. ठीक है, you have to take out common the highest power of the variable present in every factor, और अगर ये टूटा हुआ एक्सप्रेशन है तो पूरे एक्सप्रेशन में जो भी हाईएस्ट पावर है उसको कॉमन निकाल लो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका क्या मतलब है। सपोज करो कि ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लिखा हुआ है और यहाँ से मेरे को हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को कॉमन निकालना है पूरे में से बाहर। तो मैं ये मीन कर रहा हूँ कि आप ना एक्स स्क्वायर कॉमन निकालें, पहला टर्म आपका 1 हो जाएगा, दूसरा टर्म आपका हो जाएगा 3/x और तीसरा टर्म आपका हो जाएगा 4/x स्क्वायर। क्या जो मैंने बोला और ये जो मैंने किया ये दोनों चीज समझ में आया आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, तो ये तो तब बेटा जब टूटा हुआ रहेगा, और अगर टूटा हुआ नहीं रहेगा मतलब फैक्टराइज फॉर्म में रहेगा जैसे यहाँ पर है, तो हर एक टर्म में से अपना अपना हाईएस्ट पावर बाहर निकलेगा। तो फर्स्ट टर्म में हाईएस्ट पावर ऑफ n आप लोगों को कितना दिखाई दे रहा है? 1 ही दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, तो वहां से क्या है कि आप एक n निकाल सकते हो बाहर, और बाहर निकाल के वो कितना हो जाएगा 3 प्लस 3/n। दूसरे वाले में से भी एक n निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/n, और तीसरे वाले में से भी एक n निकाल सकते हो, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1/n। नीचे से अगर आप बात करोगे तो पहले वाले में से एक n निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, दूसरे वाले में से एक n निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n, और तीसरे वाले में से एक n निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो उस टाइम पर 1/n क्या चीज को टेंड करेगा? तो आंसर इसके 0 को टेंड करेगा। क्या ये चीज फील हो रहा है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। क्योंकि बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो बहुत छोटा नंबर होगा, तो 1/n किस चीज को टेंड करेगा? तो आंसर इसके वो 0 को टेंड करेगा। क्या यहाँ तक फीलिंग आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा कि अगर n इन्फिनिटी को टेंड करता है तो मैं बोलता हूँ कि उस टाइम पर 1/n जो है वो 0 को टेंड करेगा। क्या ये चीज फील हो रहा है? हाँ सर। हाँ ओके, बहुत बढ़िया बेटा। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि n इंटू n तीनों मिला के बच्चा क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर? n का क्यूब लिख सकते हैं, अंदर बच जाएगा। ये मैं फालतू लिख रहा हूँ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यदि आपको क्लियर है तो यहीं पे काट पीट सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो, जिंदगी में पहले बार देख रहे हो तो बहुत बढ़िया फील होना चाहिए आप लोगों को, सही चीज देख रहे हैं मतलब। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी एक n क्यूब मिल जाएगा, 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 1/n और इंटू 1 प्लस 1/n। हमेशा जब कभी भी पॉलिनोमियल व पॉलिनोमियल इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म हो और लिमिटिंग वेरिएबल में आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो यही तरीका होता है कि ऊपर से हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन निकालिए, नीचे से भी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कॉमन निकालिए। ठीक है, अगर फैक्टराइज है तो प्रत्येक टर्म में से निकालिए, और अगर मान लीजिए कि ये तोड़ के लिखा हुआ है, इनको प्रोडक्ट करके लिखा हुआ है, तो पूरे एक्सप्रेशन में से आप कॉमन निकाल लीजिए, कोई परेशानी वाला बात नहीं है। अब n क्यूब तो कट गया, और ये जितना भी 1/n का फॉर्मेट है, मतलब ये 3/n हो गया, 2/n हो गया, 1/n हो गया, 1/n 1/n 1/n, ये सब क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये लोग तो ठीक है ना, क्योंकि 1/n किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल ऊपर क्या बचा? 3 प्लस 0 टाइम्स ऑफ वापस से 3 प्लस 0 टाइम्स ऑफ वापस से 3 प्लस 0, और नीचे क्या है मेरे पास? नीचे है मेरे पास में 1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0 और टाइम्स ऑफ 1 प्लस 0। ठीक है,
तो अल्टीमेटली ऊपर आ गया 3 × 3 × 3 विच इज 27, नीचे आ गया 1 × 1 × 1 विच इज 1 itself। तो फाइनल आंसर 27। हालांकि नीचे वाला क्या है कि इतना तोड़ के नाटक नहीं भी करते हम लोग तो भी हो जाता। मान लो कि अगर मैं इसका बात करूं कि n+1 का होल क्यूब, मैं डायरेक्टली इसी से अगर मैं कॉमन निकालने का ट्राई करता तो मैं n अगर कॉमन लेता तो ये बचता 1/1 + n, ठीक है। और इस पूरे पे क्या लगाया हुआ रहता, क्यूब लगाया हुआ रहता। मैं अगर खोलता तो ये क्या हो जाता, n³ टाइम्स ऑफ 1 + 1/n का होल क्यूब। अब ये वाला n³ ऊपर नीचे कट जाता और ये वाला जो 1/n है ये बन जाता 0, तो अल्टीमेटली 1 का क्यूब ये बचता नीचे। तो नीचे वाला नहीं पे फैक्टराइज करते तो भी चलता, बस ऐसे मैंने दिखा दिया कि देखो फैक्टराइज करके भी ऐसे कर सकते हैं। बाकी नीचे वाले को आप इस तरीके से भी कर सकते हो जैसा मैंने यहाँ स्क्रीन पर अभी दिखा रखा है साइड में। क्या ये दोनों तरीका क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना स्टूडेंट्स। हाँ सर। हाँ सर। ओके ऑल राइट, तो आई थिंक ये आइडिया पूरा क्लियर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, मतलब स्कूल टीचर चाहे तो फंसा सकता है आप लोगों को, ठीक है। एनसीईआरटी में हालांकि इसका कोई सवाल नहीं है बट इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। सो इसके साथ में देखो हम बेसिक बेसिक सवालों को खत्म कर लिए। अब क्या है कि बेसिक जितना क्वेश्चंस था अलजेब्रा पे बेस्ड वो सारा हो गया। अब कुछ नया फॉर्मूला और थोड़ा बहुत नया अंडरस्टैंडिंग हम लोग देखने का ट्राई करेंगे। तो नया अंडरस्टैंडिंग जो सबसे पहले चीज हम लोग देखेंगे उसका नाम है बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अब बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये टर्म आप देख लो, ये टर्म शायद पहले मिला हुआ है आप लोग को, जैसे बेसिक अलजेब्रा ऑफ फंक्शन बोल के चीज मिला होगा। रिस्पॉन्ड करो, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है कि दो फंक्शन को कैसे ऐड किया जा सकता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे हाँ सर। मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक अलजेब्रा कॉमन वर्ड है। कोई भी नया चीज जब आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे ना, जैसे लिमिट पढ़ो, मैट्रिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो सबका अपना बेसिक अलजेब्रा होता है और उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत रूल रेगुलेशन होता है। तो लिमिट्स का भी क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन को देख के स्प्लिट होने का अपना खुद का रूल रेगुलेशन। तो उसी रूल रेगुलेशन को थोड़ा हम लोग समझने का ट्राई करेंगे विच इज वेरी 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 सिंपल, ठीक है। तो एक बार में आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर बेसिक अलजेब्रा में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग को ये पढ़ना है सबसे पहले कि लिमिट ऑफ, सपोज करो कि x है एक लिमिटिंग वेरिएबल, ठीक है, जो a को अप्रोच कर रहा है और ये लिमिट मेरे को लगाना है किसी दो फंक्शन के सम पे। दो अलग अलग फंक्शन है f(x) और g(x) और उनका सम लिखा हुआ है। तो इसमें लिमिट कैसे बिहेव करेगा? तो आंसर इसकी बेटा लिमिट दोनों को मिल जाएगा। लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू a f of x प्लस लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू a g of x, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैच है, ये कैच भी वापस से क्या है कि थोड़ा सेंसिटिव है, तो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। कैच क्या है? कैच ये कि ये वाला काम ना आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब f(x) और g(x) इंडिविजुअली एग्जिस्ट करी, ठीक है। मैं बताता हूँ कि ये क्या है, समझना इस चीज को ध्यान से। सपोज करो कि एग्जांपल लेते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं जहां पे एक तो ऐसा लेंगे कि जिसपे स्प्लिट हो पाएगा, एक ऐसा लेंगे कि जिसपे दिखेगा कि स्प्लिट हो सकता है लेकिन स्प्लिट होगा नहीं वो, ठीक है। फॉर एन इंस्टेंस मान लो कि मैं ऐसा लिखूं कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर x² और प्लस यहाँ पर सपोज करो कि 3x लिखा हुआ है। अब हम सोच सकते हैं कि x² एक अलग फंक्शन है और 3x जो है वो एक अलग फंक्शन है। तो आप सोचो कि जब x 2 को अप्रोच करेगा तो ये किसको अप्रोच करेगा? 4 को अप्रोच करेगा। और 3x किसको अप्रोच करेगा? 6 को अप्रोच करेगा। तो क्या आपको फील हो रहा है कि मैं अगर इस दोनों को अलग अलग फंक्शन की तरह सोचूं तो दोनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है इंडिविजुअली विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर? बोलो हाँ या ना। सर एक बार आप वापस बोलिए ना। हाँ मैं वापस बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं f(x) मान लेता हूँ, ये मान लो कि मेरा f(x) है और ये मान लो कि मेरा g(x) है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर x 2 को अप्रोच करेगा तो क्या हम कह सकते हैं कि f(x) 4 को अप्रोच करेगा, ठीक है। और क्या हम उस टाइम पर कह सकते हैं कि g(x) 6 को अप्रोच करेगा? और f(x) का वैल्यू 4 और g(x) का वैल्यू 6, ये आपको लगता है कि आपस में डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे पे? x² का खुद का वैल्यू 4 ही होगा और 3x का वैल्यू पक्का 6 ही होगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो यहां पर हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2, x² अलग से लिख लो और प्लस लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 2 3x अलग से लिख लो। और फिर आप देखोगे कि इसका भी आंसर आ जाएगा और इसका भी आंसर आ जाएगा। पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा? तो 4, और दूसरे वाले का आंसर कितना आ जाएगा? तो 6। आई होप कि दिस आइडिया इज क्लियर। रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना।
हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब लेकिन बेटा मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, ये हालांकि पहले हम लोगों ने कर रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को, और उस पे हम लोग देखते हैं कि स्प्लिट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यस, ये वाला क्वेश्चन देखो, लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर सपोज करो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और यहाँ पर सपोज करो कि माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है ना। अब बहुत ही आसानी से हम क्या है कि इसको एफ एक्स मान सकते हैं मन में, और इसको जी एक्स मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जरा सोचो कि एक्स अप्रोचिंग टू 1 पे ये बंदा किधर को जा रहा है, आई फील की इन्फिनिटी को जा रहा है, क्या बोलते हो? हाँ और ये वाला भी इन्फिनिटी को जा रहा है, क्या बोलते हो? हाँ हाँ सर। तो अगर मैं इनको यहाँ पर स्प्लिट कर दूं, मान लो कि थोड़ी देर के लिए मैंने कर दिया, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 1, मैंने लिखा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और माइनस, या ऐसा करो प्लस ही ले लो एक बार के लिए, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर माइनस का आप बता रहे हैं, ठीक है, चलो प्लस ही कर लेते हैं एक बार के लिए, कि प्लस लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू 1 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब मेरा सवाल है कि स्प्लिट करने के बाद में क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा? बताओ हाँ या ना। नहीं सर। और क्या ये एग्जिस्ट कर पाएगा अलग से? नहीं नहीं। सर। मतलब आप कोई सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते, इसमें क्या सिंपलीफाई करोगे, नीचे को फैक्टराइज कर लोगे बेसिस से बेसिस, उसके बाद क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जब कभी भी इस टाइप का सिचुएशन होगा ना कि स्प्लिटिंग करने के बाद में फिर कोई रास्ता बचता ही नहीं है और वो लिमिट कभी सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो उस टाइम पर ये स्प्लिटिंग एक्चुअली अलाउड नहीं होता है, कि आप इस टाइप के सिचुएशन में स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हो। स्प्लिटिंग कैन बी डन ओनली व्हेन द लिमिट्स क्रिएटेड आफ्टर स्प्लिटिंग मस्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मतलब ये जो है ये कर तो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे हम लोग ये चीज मन में कि ये स्प्लिटिंग करने के बाद जो नया लिमिट्स क्रिएट होगा उनका वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ही ये स्प्लिटिंग वैलिड है। और अगर मान लो कि वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उस टाइम पर आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते। वैसे आप जो 99.99% क्वेश्चंस फेस करोगे उसमें इतना गूढ़ रहस्य वाला शायद ही आएगा, स्टिल ये थ्योरी है, ये आपको पता होना चाहिए। बोलो आइडिया आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, सिमिलरली बेटा मैं इसी में एक लाइन और ऐड कर देता हूँ कि अगर ये दोनों फंक्शन के बीच में माइनस साइन होता, ठीक है, तो हम इसको माइनस में भी स्प्लिट कर सकते थे, लेकिन अगेन स्प्लिटिंग तभी पॉसिबल है जब आफ्टर स्प्लिटिंग क्रिएटेड नया नया जो दो ठो लिमिट होगा वो दोनों लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करे। अगर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर स्प्लिटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इनका तो कोई काम वाम नहीं है। तो एक तो हमने देख लिया कि प्लस को देख के ये लिमिट कैसे बिहेव करेगा। नेक्स्ट अब थोड़ा देख लेते हैं कि ये प्लस भी देख लिया, माइनस भी देख लिया, अब मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं। तो लिमिट ऑफ, सपोज करो कि एक्स अप्रोचेस टू, कहीं पर ए लिखा हुआ है और दो अलग अलग फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक आपको दिखाई दे रहा है एफ एक्स और एक आपको दिखाई दे रहा है जी एक्स, जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कैसे? बाई मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर भी इफ यू वांट यू कैन स्प्लिट द लिमिट, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पर एफ एक्स इनटू लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पर gx। लेकिन अगेन दैट क्लॉज इज स्टिल एप्लीकेबल कि स्प्लिटिंग के बाद जो नया लिमिट क्रिएट हुआ है दे मस्ट इंडिविजुअली एग्जिस्ट, तो ही ये स्प्लिटिंग वैलिड है। अगर स्प्लिटिंग के बाद में जो लिमिट नया क्रिएट हुआ है वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में आप स्प्लिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। थर्ड वन इज कि लिमिट ऑफ, सपोज करो कि एक्स अप्रोचिंग टू ए और दो फंक्शन है जो एक दूसरे से डिवीजन से चिपका हुआ है, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, ठीक है। तो इस सिचुएशन में भी अगेन स्प्लिटिंग इज एप्लीकेबल, नो इश्यूज। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, ऊपर वाले को अलग से आप ये लिमिटिंग चीज दे दो, डिवाइडेड बाई लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए, नीचे वाले को अलग से दे दो, ये जी एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी वही बात, और यहाँ पर इनफैक्ट दो बात, एक तो स्प्लिटिंग के बाद में इन दोनों का इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी है, तो ही स्प्लिटिंग वैलिड है, तो ही आप स्प्लिटिंग कर सकते हैं। और दूसरा बात कि लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू a gx, जो डिनोमिनेटर में जो लिमिट है इसका वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर जीरो हो गया नीचे वाला का वैल्यू, ठीक है, मतलब नीचे वाला लिमिटिंग वैल्यू अगर जीरो निकल रहा है तो उस केस में ओवरऑल तो क्या है कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बोलो फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा?
सर बट एफ ऑफ एक्स भी लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स भी 0 हुआ तो नहीं, उस टाइम पे ठीक है बेटा, मैं कह रहा हूँ कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स का वैल्यू फिक्स एंड फाइनाइट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट 0 का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अप्रोचिंग 0 का नहीं। अप्रोचिंग 0 ऑब्वियसली नीचे अगर अप्रोचिंग 0 है, ऊपर अप्रोचिंग 0 है, तो उस केस में तो फिर ये क्या है, ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही है, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इस लिमिट को सॉल्व करके फाइनल आंसर जो है वो एग्जैक्ट 0 नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट 0 अगर हुआ तो फिर एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और 4 नंबर पे तो एक सर उसमें लिमिट ऑटोमेटिकली नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना फिर पूरा में? लिमिट ऑटोमेटिकली नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब जो सवाल आएगा तो आपको वहां पर फील हो जाएगा कि करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ठीक ओके। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर कोई कांस्टेंट के है, टाइम्स ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है, सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा था और बीच में थोड़ा सा ग्लिच हो गया, सुनो उसको ध्यान से। तो ये चौथे पॉइंट को हम समझने का ट्राई कर रहे थे कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए की एफ एक्स अगर रहेगा तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है, वेयर के नीड्स टू बी अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अभी के कांस्टेंट है। अब इसका मैं एक एग्जांपल प्रेजेंट कर रहा था, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है वो हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई कर रहे थे। तो लिमिट ऑफ सपोज करो कि एक्स अप्रोचेस टू 5 लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है 10x3। अब आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो कि 10 जो है वो एक कांस्टेंट है, उसमें कोई वेरिएबल वगैरह है नहीं, और वो जो भी आपका फंक्शन है उसके साथ में कैसे चिपका हुआ है, बाय मल्टीप्लिकेशन। तो इस टाइप के सिचुएशन में आप इस कांस्टेंट को चुपचाप बाहर फेंक सकते हैं, और जो लिमिट है वो इस वेरिएबल वाले पार्ट में डायरेक्टली जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं उसको। क्या ये आइडिया क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसके साथ में बेसिक अलजेब्रा एक्चुअली खत्म। बेसिक अलजेब्रा में बस इतना। वाला नहीं समझा। क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ इसमें। जो ये बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट था ना, इसमें हाँ, लास्ट लास्ट वाला में मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए k times of fx where k is some kind of constant and fx is representing a function, तो उस टाइम पर अपन क्या कर सकते हैं कि k को डायरेक्टली बाहर ले जा सकते हैं। मतलब k में जब वेरिएबल है ही नहीं तो उस पर तो लिमिट का कोई बात ही नहीं चलेगा ना, k का वैल्यू तो फिर लिमिटिंग वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं करता, वो तो फिक्स रहेगा। तो उसको आप चाहे अंदर लिखो चाहे आप उसको बाहर लिखो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मानो कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिखाया कि x अप्रोचिंग टू 5 है, तो x 5 को अप्रोच करे, 10 को अप्रोच करे, 20 को अप्रोच करे, उससे इसको क्या फर्क पड़ता है, ये तो 10 का 10 ही रहेगा। बोलो आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम इस कांस्टेंट को बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन याद रखना कि बस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं सोच लेना कि सर लिमिट ऑफ x अप्रोचिंग टू 5, ठीक है, 10 प्लस एक्स लिखा मतलब एक्स क्यूब लिखा हुआ है, हम तो क्या सोच लिए मतलब 10 तो बाहर चला जाएगा, तो 10 इंटू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 5 एक्स क्यूब। अभी ऐसे नहीं सोच लेना, ठीक है, ये गलत है, ये एडिशन है, एडिशन पे ये नहीं लगा सकते हैं, ये तभी लगा सकते हैं जब कांस्टेंट क्या हो आपका, मल्टीप्लाइड हो फंक्शन के साथ में, या डिवाइडेड हो, डिवाइडेड में भी ये काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर कांस्टेंट रहेगा तो उस कांस्टेंट को आप बाहर नहीं फेंक सकते। क्या ये आइडिया क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। स्टूडेंट्स आइडिया क्लियर है, बताइए एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट, ठीक है। फिर वैसे तो मन मेरा था कि ये वाला समझा दूं, बट कोई नहीं, इसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो फिर तब आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। कल